गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं केएल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे डिफ्लेशन की, विस्फीति की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिफ्लेशन यानी मंदी, वह अवस्था जिसमें वस्तुओं की कीमतों में कमी आने लगती है, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ने लगती है। और इस अवस्था में मुद्रा तथा साख की पूर्ति है जो उसकी मांग से कम रहती है। इस स्थिति को अपन डिफ्लेशन की स्थिति बोलते हैं। जैसे काउथर ने कहा है, मुद्रा विस्फीति वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती है। तो मुद्रा विस्फीति यानी डिफ्लेशन के कारणों की अपन बात करें तो डिफ्लेशन किन कारणों से आता है इकोनॉमी में। सबसे पहला कारण है करेंसी की मात्रा में कमी। जब सरकार के द्वारा अपरिवर्तनशील मुद्रा को रद्द करके उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है, इसके फलस्वरूप मुद्रा की मात्रा वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में कम हो जाती है। तो इसका प्रभाव ये होता है कि कीमतें कम होने लगती है और कीमतें कम होने के कारण मुद्रा विस्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। डिफ्लेशन का दूसरा कारण है करों में वृद्धि। विस्फीति का एक प्रमुख कारण है प्रत्यक्ष करों में की जाने वाली वृद्धि। इससे लोगों की क्रय क्षमता कम हो जाती है, सभी वस्तुओं की मांग कम करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें भी गिरने लगती है। तीसरा कारण है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सरकार जब जनता से ऋण लेकर जो लोगों की क्रय शक्ति कम कर देती है, यानी सरकार लोगों से ज़्यादा उधार लेती है, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर देती है, इसके फलस्वरूप कीमतें कम होती है और डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा कारण है बैंक दर में वृद्धि। यानी बैंक दर में वृद्धि होने के कारण व्यापारिक बैंक भी ब्याज की दर को बढ़ा देते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा, साख का निर्माण कम हो जाएगा और लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, तब कीमतें भी कम होने लगती है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा, आय कम होगी और वस्तुओं की डिमांड कम होगी और इससे डिफ्लेशन आएगी। पांचवा कारण गिना सकते हैं अपन, उत्पादन में वृद्धि। मुद्रा विस्फीति का एक कारण यह भी है कि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उनकी मांग की तुलना में अधिक होता है। तो जब मुद्रा की पूर्ति को स्थिर रखा जाता है और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है और मांग कम होती है वस्तुओं सेवाओं की, तो जिसके फलस्वरूप कीमतें कम होने लगती है। छठा कारण है साख का संकुचन। यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा साख के संकुचन की नीति अपनाने के फलस्वरूप भी कीमतों में कमी होती है। अब थोड़ी बात करेंगे अपन डिफ्लेशन के प्रभाव की, इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशंस। मुद्रा विस्फीति के कारण विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव को अपन किस तरह से इंगित करें, तो इसमें अपन विभिन्न वर्ग लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन उत्पादक व व्यापारिक वर्ग पर प्रभाव। डिफ्लेशन के कारण इस वर्ग को सामान्यतः हानि होती है क्योंकि कीमतें अधिक तेजी से गिरती है, जबकि उत्पादन की लागतें इस अनुपात में नहीं गिर पाती और जो कच्चा माल पहले से खरीदा होता है उसका मूल्य भी गिर जाता है, जबकि लगान, ब्याज, मजदूरी आदि नहीं गिर पाते। इसके अतिरिक्त मुद्रा विस्फीति के फलस्वरूप वस्तुओं की मांग कम होने के कारण उसकी बिक्री कम हो जाती है और उत्पादक तथा व्यापारियों के पास बिना बिके माल का स्टॉक जमा हो जाता है। और विस्फीति काल में किसानों को भी आर्थिक हानि हो रही होती है और छोटे किसानों के हालात अत्यंत ही शोचनीय हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लागत देने की राशि तो नहीं घटती परंतु आय कम हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्पादक व्यापारी वर्ग पर डिफ्लेशन का विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन्वेस्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, निवेशकर्ता वर्ग पर। अपरिवर्तनशील आय वाले निवेशकर्ताओं जैसे भूमिपति, जमींदार, ऋणदाता आदि को लाभ होता है क्योंकि कीमतें घट जाने पर इनको प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है। दूसरी ओर परिवर्तनशील आय वर्ग के निवेशकर्ताओं को हानि होती है, उनकी आय घट जाती है
क्योंकि मुद्रास्फीति काल में कई उद्योग और व्यवसाय बंद हो जाते हैं। वेतनभोगी और श्रमिकों पर मुद्रास्फीति से वेतनभोगी और श्रमिक वर्ग दोनों को लाभ होता है, क्योंकि इस स्थिति में उनकी आय उस अनुपात में नहीं घटती जिस अनुपात पे कीमतें गिरती है। और एक अन्य दृष्टि से इस वर्ग में बेरोजगारी बढ़ने के कारण को हानि भी बहुत होने लगती है। दोनों पक्ष से इसका कारण यह कि डिफ्लेशन की अवस्था में घाटे के कारण मिल मालिकों को श्रमिकों की छटनी करनी पड़ती है। श्रमिक संघ इसका विरोध करते हैं, जिससे हड़ताल तालाबंदी होती है और देश में औद्योगिक अशांति फैलती जाती। उपभोक्ता वर्ग मुद्रास्फीति काल उपभोक्ता की दृष्टि से आनंद का काल होता है कि सभी वस्तुएं सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है और सस्ती होती है। कीमतों के गिरने के कारण उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और उनके लिए उपभोग के स्तर को ऊंचा करना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु उपभोक्ता वर्ग को मुद्रास्फीति से लाभ तभी होगा जब उनकी मौद्रिक आय पहले जितनी अस्थिर हो। मौद्रिक आय के गिर जाने पर उपभोक्ताओं के सामने भी अनेक कठिनाइयाँ आती है। ऋणी व ऋणदाता वर्ग पर मुद्रास्फीति में ऋणदाता को लाभ इसलिए होता है क्योंकि ब्याज के रूप में उन्हें जो राशि प्राप्त होती है उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और यदि मूलधन भी इसी काल में वापस मिल जाए तो और अधिक लाभ होगा। ऋणी वर्ग को हानि होगी क्योंकि ऋणों के रूप में उन्होंने जो ऋण लिए थे उनकी क्रय शक्ति कम होती है और इसके विपरीत मुद्रास्फीति की अवस्था में उन्हें ब्याज तथा ऋण की जो राशि वापस करनी पड़ती है उसकी क्रय शक्ति अधिक होती है। मुद्रास्फीति के अन्य इफेक्ट की अपन बात करें तो ऋणों के भार में वृद्धि। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने के कारण सरकार पर ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। घाटे को पूरा करने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए और उसे ऋण लेने पड़ते हैं। बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभाव। दुर्बल बैंक तथा बीमा कंपनियां फेल होने लगती है क्योंकि ऋणों की मांग कम हो जाती है और पुराने ऋण भी लौट कर नहीं आते। विदेशी व्यापार पर प्रभाव। इसके फलस्वरूप आयात तो हतोत्साहित तथा निर्यात प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि देश में कीमत स्तर गिर जाता है, देश का व्यापार संतुलन अनुकूल हो जाता है और देशी मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ जाता है। रोजगार पर प्रभाव। मुद्रास्फीति में बेरोजगारी बढ़ने लगती है क्योंकि कीमतें कम होने के कारण उत्पादक कम उत्पादन शुरू कर देते हैं। इससे उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं। परोक्ष रूप से यातायात, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाओं को रोजगार घटने लगता है। इस तरह से ये मुद्रास्फीति के प्रभाव है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। मेजर्स टू चेक्स डिफ्लेशंस। इसमें लेते हैं सबसे पहले मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित मौद्रिक अपनाई जाते हैं। जैसे मुद्रा का अधिक निर्गमन। मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा का निर्गमन बढ़ाने से कीमत स्तर में कुछ मात्रा में वृद्धि होने की संभावना होती है। दूसरा मौद्रिक उपाय है साख मुद्रा का विस्तार। ऐसे समय में केंद्रीय बैंक साख के निर्माण में वृद्धि कर सकता है। इसके लिए बैंक दर कम करना, नकद कोष अनुपात में कमी करना आदि कदम उठाए जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं और कीमत स्तर भी बढ़ने लगता है। राजकोषीय उपाय जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। डिफ्लेशन को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय में की जाने वाली वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपाय है और जैसा किन्स ने भी सुझाव दिया था। सरकार द्वारा बहुत से निर्माण कार्य, सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, भवन निर्माण इत्यादि प्रारंभ किए जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? लोगों की आय में वृद्धि होगी, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। क्योंकि मंदी के समय निजी निवेश बढ़ता नहीं है, व्यापारियों को कोई लाभ नहीं होता, उनके लिए कोई इंटेंस प्रेरणा नहीं होती, तो सार्वजनिक क्षेत्र को ही आगे आकर के अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दूसरा उपाय करों में कमी। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए करों में कमी करना आवश्यक है। इसमें विशेषकर संयुक्त पूंजी कंपनियों पर लगाए गए कर, कॉर्पोरेट टैक्स, उत्पादन कर इत्यादि में छूट देनी चाहिए ताकि लोगों की आय में वृद्धि और अधिक वस्तुओं की मांग करे। ऋणों का भुगतान। सरकार द्वारा लिए गए ऋणों को ऐसे समय में भुगतान करना चाहिए ताकि लोगों की क्रय शक्ति की वृद्धि हो। इस तरह से डिफ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है।